हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और क्लास 9 में क्वाड्रिलेटरल को बच्चों हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पढ़ रहे थे। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और रिजल्ट्स को हम लोग रिवाइज कर रहे थे। उसी रिवीजन में आगे बढ़ते हुए हम एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करेंगे। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होके आएंगे। वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पल का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। करेक्ट। अब अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पे प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, तो कॉल करोगे तो बहुत सारे बच्चे हैं, किसका किसका कॉल रिसीव किया जाएगा यहाँ पे। तो 7503644171 पे व्हाट्सएप करिए, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। करेक्ट। इसके अलावा बहुत सारे गार्जियंस का और बच्चों का ये क्वेरी रहती है कि हम आपसे ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस 2 पाई क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप 1-to-1 इंटरेक्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस पढ़ना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए 7503644171 पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट प्लीज मेक श्योर कि इसके पहले का वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया या फिर पिन कमेंट में आपको इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहां से आपने देखा है या नहीं देखा है उसको प्लीज देख लें, फिर यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बच्चों आपको रोम्बस और स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहली बात तो ये है, सभी बच्चों को पता है कि चाहे रोम्बस हो और चाहे आपका क्या हो, देखिए चाहे आपका रोम्बस हो, ठीक है, उसमें भी टोटल 4 साइड्स होते हैं, और चाहे आपका स्क्वायर हो उसमें भी टोटल 4 साइड्स होते हैं। तो ये दोनों के दोनों तो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में भी ये स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, यानी कि ये होते हैं पैरेललोग्राम। करेक्ट। तो चाहे आपका रोम्बस हो और चाहे आपका स्क्वायर हो, ये होता है क्या? पैरेललोग्राम। और हमें पता है क्या कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसका ये मतलब है कि रोम्बस के डायगोनल हो और चाहे स्क्वायर के डायगोनल हो, वो भी बाइसेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर दोनों के दोनों पैरेललोग्राम है। ठीक, तो दोनों पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेंगे, दोनों पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। करेक्ट, ये चीज है। अब आइए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं रोम्बस और स्क्वायर के बारे में। करेक्ट। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये देखिए आपके पास कोई रोम्बस है इस तरीके से, ये देखिए A B C D। तो रोम्बस में ओनली 1 कंडीशन फॉलो होती है, क्या? रोम्बस के ऑल द साइड्स आर इक्वल। करेक्ट। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 साइड्स इक्वल दिखाई पड़ जाएं, यानी कि चारों के चारों साइड अगर इक्वल हैं, तो वो रोम्बस के लिए क्वालिफाई कर जाता है। करेक्ट। यानी कि थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ठीक है, AB BC CD और AD सारे के सारे साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ये रोम्बस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये हो गया आपका रोम्बस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? रोम्बस। ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक। अब स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में भी यही होता है, स्क्वायर में भी यही कंडीशन है। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया है PQRS, जिसमें कि PQ का लेंथ, QR का लेंथ, SR का लेंथ और PS का लेंथ, सारे के सारे लेंथ आपस में इक्वल हैं। यानी कि रोम्बस में भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस आपको ये थोड़ा सा बच्चों देखने को मिलेगा कि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 होता है, यहाँ 90, यहाँ 90, ठीक है, यहाँ 90, यहाँ 90। करेक्ट। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या डिफरेंस होता है? देखो रोम्बस में आपको यहाँ पे 90 90 90 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। रोम्बस में अगर चारों एंगल 90 हो जाए, सुन लीजिए, रोम्बस में अगर चारों के चारों एंगल 90 हो जाए तो रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक। यानी कि स्क्वायर क्या है? स्क्वायर स्पेशल टाइप का रोम्बस है। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। सो स्क्वायर क्या है? स्पेशल टाइप का रोम्बस है। एक ऐसा रोम्बस जिसके हर एक एंगल 90 हो जाता है, तो वो रोम्बस क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, ध्यान से सुन लीजिए, कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ना 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 ना, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। याद रखिएगा क्या मैंने बोला? रोम्बस के जो डायगोनल हैं, ये देखिए, वो आपस में लेंथ में इक्वल नहीं होते हैं। करेक्ट। तो यानी कि AC इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? AC इज नॉट इक्वल्स टू BD। करेक्ट। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं लेंथ में। ठीक है ना। सो PR इज इक्वल्स टू क्या है? QS है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो, अगर किसी रोम्बस में डायगोनल इक्वल हो जाए, सुन लीजिए,
अगर किसी रोम्बस में डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस स्क्वायर बन जाता है। यस, क्या मैंने बोला? अगर किसी रोम्बस में डायगोनल्स का लेंथ इक्वल हो जाता है तो वो रोम्बस स्क्वायर बन जाता है। क्यों? देखो, रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल है ही, ठीक। अगर चारों साइड के इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर बन जाता है, याद रखिएगा। यानी कि स्क्वायर इज नथिंग, स्क्वायर इज नथिंग, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। सुनिए ध्यान से, क्या हर एक रोम्बस स्क्वायर होता है? नो। क्या हर एक रोम्बस स्क्वायर होता है? नहीं। कौन सा रोम्बस स्क्वायर होगा? वो वाला रोम्बस स्क्वायर हो जाएगा जिसके डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वो वाला रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा जिस रोम्बस के हर एक एंगल कितना होता है? 90। तो हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है, या तो रोम्बस का हर एक एंगल 90 हो जाए या तो रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो जाए तो रोम्बस स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए हमने बोला है स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, कि रोम्बस के जब डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक। ओके, तो हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्या हर एक स्क्वायर रोम्बस है? क्या हर एक स्क्वायर, दुनिया का जितने भी स्क्वायर है, क्या वो रोम्बस है? यस, क्योंकि दुनिया के जितने भी स्क्वायर हैं उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, और रोम्बस का तो एक ही कंडीशन होता है, क्या? कि भाई अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कहलाता है। यानी कि हर एक स्क्वायर तो रोम्बस है, लेकिन हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, ठीक। तो जब मैंने लिख ही दिया यहां पर क्या कि स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, तो ध्यान से सुनिए, यानी कि स्क्वायर पक्का रोम्बस भी है, स्क्वायर पक्का रोम्बस भी है, स्क्वायर स्पेशल टाइप का रोम्बस है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुन लीजिए, रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती होंगी वो स्क्वायर फॉलो करता होगा। स्क्वायर अगर स्पेशल टाइप का रोम्बस है तो रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको स्क्वायर फॉलो करता होगा, ठीक। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखी हुई है, ये देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी लिखी है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड वाइस वर्सा, ठीक। मतलब जो डायगोनल होंगे रोम्बस के वो एक दूसरे क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। कहां पर? एट राइट एंगल पे। मतलब समझो, ये देखिए डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये देखिए ये पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर ही नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट तो करेंगे। यानी कि OA का लेंथ OC के इक्वल होगा और OB का लेंथ किसके इक्वल होगा? OD के इक्वल होगा। तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खासियत है क्या कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, पॉइंट O है, ठीक है। ये देखिए ये 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये चीज़ होती है। इसका मतलब ये है क्या कि स्क्वायर के भी डायगोनल एक दूसरे को क्या करते होंगे? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते होंगे, ठीक। यानी कि मान लो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है O। सो क्या हो जाएगा? ये एंगल 90, इधर से ये 90, इधर से ये 90, इधर से ये 90, और OP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OR। और इस बार ध्यान दीजिएगा जरा, OQ इज इक्वल्स टू OS तो होगा ही होगा, लेकिन चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि OP, OR, OQ और OS चारों पार्ट ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से चेक करो, क्या मैंने बोला यहाँ पर? OP इज इक्वल्स टू OR तो है ही, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? OQ इज इक्वल्स टू OS के। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था क्या कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और यही बात लिखी हुई है यहाँ पर, ध्यान से चेक कर लीजिए। कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल, मतलब डायगोनल इक्वल भी होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से चेक कर रहे हो, जो आपका रोम्बस है उसमें चारों पार्ट्स इक्वल नहीं हुए, यानी कि OA OC के इक्वल तो होगा, बट OA OC OB OD सब आपस में इक्वल नहीं होंगे, बट नॉट इक्वल्स टू व्हाट? नॉट इक्वल्स टू OB, बट OB इज इक्वल्स टू व्हाट? OD, ठीक है। यानी कि OB OD के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, लेकिन OA OC के भी इक्वल है, लेकिन OC OB के इक्वल नहीं है, OC OD के इक्वल नहीं है, OA OD के इक्वल नहीं है। यानी कि चारों पोर्शन आपस में इक्वल नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा डायगोनल जब इक्वल नहीं था तो उनके हाफ पार्ट्स कैसे इक्वल होंगे? यहाँ पे पूरा डायगोनल इक्वल था तो उनके हाफ पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, करेक्ट। आगे लिखा है एंड वाइस वर्सा, मतलब एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है समझो जरा। एंड वाइस वर्सा का ये मतलब है कि अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है, मान लीजिए, ठीक, ये देखिए क्वेश्चन में अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है इस तरीके से, लेट अस से A B
CD, करेक्ट। और इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आपने किसी तरीके से ये दिखा दिया कि भाई इसके जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल जो हैं वो राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट। यानी कि ये वाले एंगल अगर आपने 90 दिखा दिए, OA इज इक्वल्स टू OC दिखा दिया, OB इज इक्वल्स टू OD दिखा दिया, ठीक है ना, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रोम्बस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ये मतलब है वाइस वर्सा का, ठीक। मतलब डायगोनल अगर राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते तो रोम्बस बन जाता है, एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बन जाता है, करेक्ट। एंड स्क्वायर में भी लिखा आ गया एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल में हमने नंबर 1 बात तो डायगोनल्स को आपको इक्वल करना है सबसे पहले तो, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आपने डायगोनल्स को इक्वल दिखा दिया, AC इज इक्वल्स टू BD दिखा दिया, इसके साथ साथ आपने ये दिखा दिया क्या कि डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ये भी दिखा दिया, यानी कि ये एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, और OA इज इक्वल्स टू OC दिखा दिया, OA इज इक्वल्स टू किसी तरीके से OC दिखा दिया, और OB इज इक्वल्स टू OD दिखा दिया। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स इक्वल दिखा दिया और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाइस वर्सा का मतलब होता है, करेक्ट। ओके, यानी कि ऐसा भी होता है और उसका रिवर्स भी होता है, ये होता है वाइस वर्सा का मतलब, ठीक। ऐसा भी होता है और उसका रिवर्स भी होता है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है पेज नंबर 148 पे, थ्योरम 8.9, ओके, यस। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू ये थ्योरम 8.9 और इट इज थ्योरम 8.10। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, कह रहा था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट, ओके। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है, ये वाली इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इज हाफ ऑफ इट, बट आपको ये पूरा स्टेटमेंट लर्न करना है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ये पहले मैं आपको समझा रहा हूँ फर्स्ट वाला पॉइंट, यानी कि थ्योरम 8.9, करेक्ट। सो मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, तो क्या कह रहा है वो, कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। मतलब इस ट्राइंगल में एनी टू साइड के मिड पॉइंट ले लो, कोई भी दो साइड ले लीजिए, कोई भी टू साइड ले लीजिए और उसके मिड पॉइंट ले लीजिए, करेक्ट। तो ये देखिए, साइड AB ले ली मैंने और साइड AC ले ली मैंने, करेक्ट, और इसके मिड पॉइंट ले लो। AB का मिड पॉइंट है मान लीजिए M, करेक्ट, और AC का मिड पॉइंट है मान लीजिए N, ओके। सो अगर हम किसी ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को लेके ज्वाइन कर दें, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर हम किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को लेके ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट आता है, यानी कि MN, जो लाइन सेगमेंट ये आता है, देखिए MN, ये जो लाइन सेगमेंट आपको बनता है कौन सा, ये वाला, और ये बना कैसे, ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ये लाइन सेगमेंट बना है। तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है, ये जो थर्ड साइड बच गई है ना, जिसको अभी तक आपने जिसके बारे में बात नहीं करी है, तो कौन सी थर्ड साइड बच गई भाई, मिड पॉइंट तो आपने AB और AC के लिए ना, तो थर्ड साइड कौन सी बच गई, BC। तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है ये BC के पैरेलल भी होता है। सुन लीजिए, पहली बात क्या कि MN इज पैरेलल टू व्हाट, थर्ड साइड BC एज वेल एज एंड का मतलब एज वेल एज ये जो MN होता है ये क्या होता है, हाफ ऑफ BC भी होता है, करेक्ट, ठीक है। तो MN इज पैरेलल टू BC एज वेल एज MN इज हाफ ऑफ BC, करेक्ट। तो ये चीज हो गई। अब मान लीजिए ट्राइंगल आपके पास कुछ इस तरीके से होता, कैसे, ये देखिए, कुछ यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल P, ओके, QR, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। अब देखो, मान लो कि आपको बोल दिया कि भाई PQ का मिड पॉइंट A है, करेक्ट, और PR का मिड पॉइंट क्या है, B है, सही है। तो PQ का मिड पॉइंट A है और PR का मिड पॉइंट क्या है, B है, करेक्ट। तो अगर आप PQ के मिड पॉइंट A और PR के मिड पॉइंट B को अगर आप ज्वाइन करोगे ये इस तरीके से, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो, आपने कौन सी टू साइड चूज करी, PQ और PR। टू साइड्स का मतलब जिन टू साइड्स का आपने मिड पॉइंट लिया उनके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो PQ का मिड पॉइंट A,
पी आर का मिड पॉइंट बी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो थर्ड साइड का ये पैरेलल भी होगा और थर्ड साइड का ये हाफ भी होगा। तो यानी कि ए बी जो है, ये ए बी जो है, जो थर्ड साइड है आपकी कौन सी, ये वाली दिख रही है आर क्यू, ठीक है। सो ये थर्ड साइड का हाफ भी होगा, यानी कि ए बी इज हाफ ऑफ आर क्यू एज वेल एज ए बी इज पैरेलल टू आर क्यू। आई थिंक अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, करेक्ट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, तो आपको और अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको दे रहा है, ये देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्राइंगल है एम क्यू आर, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे एम क्यू का मिड पॉइंट दिया हुआ है मान लीजिए ए, और क्यू आर का मिड पॉइंट है मान लीजिए बी, करेक्ट। और एम आर की लेंथ दी है इसने कितनी, 7 सेंटीमीटर। ये एम आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ए को बी से ज्वाइन कर दिया, ए बी की लेंथ आपसे पूछी गई है, करेक्ट। सो ए बी की लेंथ क्या होगी, तो बहुत ईजी है, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए एम आर, करेक्ट। यानी कि एम आर जितना दिया उसका हाफ कर दो तो ए बी आ जाएगा। सो ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम आर कितना है, 7 है, यानी कि 1/2 ऑफ 7, यानी कि 7/2, 7 इंटू 1 7/2, 7/2 कितना होता है 3.5। सो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और हाँ एक चीज़ और, ये ए बी जो है एम आर के पैरेलल भी होगा, ये तो कॉमन सी बात है। ए बी हाफ ऑफ एम आर तो होगा ही होगा, और ए बी पैरेलल भी होगा किसके, एम आर के। सो ए बी इज पैरेलल टू एम आर, तो ये चीज़ हो गई, ठीक। अब सुनिए, इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब इसी थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको बोल रहा है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ आ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। पिछले बार उसने ट्राइंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट लिए थे, अब वो ट्राइंगल का केवल एक ही साइड लेता है और उसका एक ही मिड पॉइंट लेता है, याद रखिएगा, एक साइड का एक मिड पॉइंट लिया है। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ आ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का एक साइड लो और उसका एक मिड पॉइंट लो, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी है, करेक्ट। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ आ साइड ऑफ आ साइड मतलब एक साइड, कोई एक साइड चूज करो इसमें। सो सपोज हमने ए बी चूज कर लिया और इस साइड का हमने क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है, ठीक है ना। तो इसका मिड पॉइंट हमने एम ले लिया। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, यही कह रहा अ लाइन ड्रॉन थ्रू, थ्रू का मतलब से होके जाते हुए, कहां से होके जाते हुए, मिड पॉइंट ऑफ अ साइड से होके जाते हुए। ट्राइंगल के किसी एक साइड को लेके उसके मिड पॉइंट से होके जो लाइन जा रही होगी उसके बारे में बात कर रहा है। यानी कि साइड हमने चूज किया ए बी, इसका मिड पॉइंट है एम, और यहां से कोई लाइन जा रही है इस तरीके से, ये सपोज इस लाइन का नाम क्या है, एल है। तो कह रहा है इस पैरेलल टू अनदर साइड, अगर ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही हो और अगर वो पैरेलल टू अनदर साइड हो, यानी कि जो लाइन एल है, ये जो लाइन एल है ये अनदर साइड बीसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये लाइन एल पैरेलल हो जाए किसके, बीसी के, ये वाली लाइन अगर बीसी के पैरेलल हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है, तो इसका रिजल्ट ये आता है, तो इसका रिजल्ट ये आता है कि पक्का ये जो लाइन, कौन सी लाइन, जो ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है और किसी साइड के पैरेलल है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो पक्का ये जो लाइन है बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, पक्का ये लाइन जो थर्ड साइड बच गई है, कौन सी थर्ड साइड बच गई है, एसी, ठीक। ये थर्ड साइड एसी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी कि एसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए निकलती है। मतलब समझो, मतलब ये लाइन एल एसी को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलेगी वो बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये इसका रिजल्ट होता है। यानी कि रिजल्ट आएगा ए एन इज इक्वल टू एन सी, यानी कि एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी कि क्या, ए एन इज इक्वल टू एन सी, या आप बोल सकते हो एन ए का लेंथ एन सी के इक्वल हो जाएगा, एन ए इज इक्वल्स टू एन सी हो जाएगा, ठीक। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हम आपको और अच्छी तरीके से इसको समझाते हैं। देखिए एक दो एग्जांपल लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया उसने, ठीक है, ये देखिए एक ट्राइंगल है, लेट अस से ABC नाम रख देते हैं, ठीक। अब देखो ये जो है मिड पॉइंट है, ठीक,
और मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है ये इस तरीके से, तो मिड पॉइंट से ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से तो जा रही है ये, लेकिन ये BC के पैरेलल नहीं है, ठीक। तो ये लाइन L इज नॉट पैरेलल टू BC। अगर ये BC के पैरेलल नहीं है तो कन्वर्स नहीं लगेगा। मतलब समझो ये लाइन L अगर BC के पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि L जो है वो AC को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि यहां पर N इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC, यहां पर N is not the mid point of AC। N AC का मिड पॉइंट तभी होगा जब ये लाइन L ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से तो निकलनी ही चाहिए, साथ ही साथ वो किसी दूसरी साइड के पैरेलल भी होनी चाहिए, यानी कि सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए क्या कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यस, और ये जो लाइन L निकल रही है ये मिड पॉइंट AB के मिड पॉइंट से तो निकल ही रही है, एज वेल एज ये जो लाइन L है ये BC के पैरेलल भी होनी चाहिए। तभी रिजल्ट क्या आएगा, तभी रिजल्ट ये आएगा कि ये जो लाइन है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करते हुए निकलती है। इसका मतलब क्या है, N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब NA इज इक्वल टू MC। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है रिवीजन वाला, ये इंस्पायर्ड है आपका NCERT एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने किया हो तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी है कि देखिए NCERT में जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको एज अ थ्योरम भी आप लर्न कर सकते हो। मतलब कोई रिजल्ट स्पेशल अगर आता है तो उसको आप सोच सकते हो कि भाई ये थ्योरम है जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में NCERT एक्सरसाइज में गिवन है, करेक्ट। तो NCERT एक्सरसाइज का 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो आपको यही बात वहां पर मिलेगी। मैं आपको समझा देता हूं और इसको आपको डायरेक्टली याद करना है और क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। कह रहा है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर। मतलब समझो, देखिए क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा अभी, एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड्स का क्लोज पॉलीगन बनेगा अभी। कैसे बनेगा, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर इज अ पैरेललोग्राम। मतलब समझो, एक क्वाड्रिलेटरल भी बनेगा और वो पैरेललोग्राम होगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा और वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसे, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब समझो, आपके पास बच्चों कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है कुछ इस तरीके से, ये एनी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट। सो देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। और दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो चाहे ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को ऑर्डर में लें, ऑर्डर में लेने का मतलब है AB के बाद BC के बाद CD के बाद DA, और इन साइड्स को ऑर्डर में लेने के बाद इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, मतलब समझो AB का मिड पॉइंट है मान लो P, करेक्ट, BC का मिड पॉइंट है मान लो Q, ठीक, और DC का मिड पॉइंट है मान लो R, और AD का मिड पॉइंट है मान लो S, करेक्ट। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम चारों साइड्स के मिड पॉइंट को ऑर्डर में लेने के बाद ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन कर दीजिए, P को Q से ज्वाइन करिए, Q को R से ज्वाइन करिए, R को S से ज्वाइन करिए, S को P से, ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बनता है ना, आपको जो यहां पे दिखाई पड़ता है, यानी कि PQRS, ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो बस ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना, ओके। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, पक्का अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं सैंपल प्रॉब्लम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 का जो सॉल्यूशन है वो तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन 8.1 से पहले आपको एक सैंपल प्रॉब्लम दी है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सैंपल प्रॉब्लम 1 कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो इस पैरेललोग्राम में एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABC D, आपको बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट O। ओके, सो डायगोनल AC को ज्वाइन करिए, डायगोनल BD को ज्वाइन करिए, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, पॉइंट O पे।
इफ एंगल BOC 90 डिग्री, सो एंगल BOC ये वाला एंगल बच्चों कितना है 90 डिग्री है, करेक्ट। आपको बोल रहा है एंड एंगल BDC इज इक्वल टू 50, तो ध्यान दें एंगल BDC यानी कि ये वाला एंगल कितना है आपका 50 डिग्री है। तो आपको बोल रहा है देन एंगल OAB, एंगल OAB ये वाले एंगल का वैल्यू आपको चाहिए, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको OAB चाहिए तो अगर आप किसी तरीके से OCD निकाल ले, भाई चेक करो ना, ये वाला एंगल अगर आप निकाल लो OCD, ये वाला, ठीक, तो ये वाला एंगल अगर आप निकालने में कामयाब हो गए तो ये भी तो आ जाएगा, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। भाई चेक करो ना, AB पैरेलल क्या है CD है, ये देखिए ये AB पैरेलल क्या है आपका CD है, और ये देखिए AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इस तरीके से, तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही तो ये होगा, सही ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो क्या ये एंगल आप निकाल सकते हो? यस सर निकाल सकते हैं। कैसे? बहुत ईजी है, सुनो देखो ये 50 है, सही है, ये इधर से 90 दिया है, तो BOD एक स्ट्रेट लाइन है, BOD एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी कितना आ जाएगा 90, ठीक है। सो एंगल COD कितना आ गया 90। अब ट्राइंगल COD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्राइंगल COD अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये वाले ट्राइंगल में COD में देखो ये एंगल कितना है 90 है, ठीक 90, और प्लस ये वाला एंगल कितना है 50 है, 50, और प्लस ये वाला एंगल कितना है मान लो x है, ठीक। सो प्लस x इज इक्वल्स टू तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 90 प्लस 50 140, 140 राइट में जाएगा तो 180 माइनस 140 40। सो x का वैल्यू कितना आ गया 40, करेक्ट। सो ये वाला एंगल कितना है आपका, x का वैल्यू 40 है, तो ये आ गया 40, तो ऑल्टरनेट से ये भी कितना हो गया 40, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल OCD इज इक्वल्स टू कितना आ गया 40, एंड एंगल OCD इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल OAB, एंगल OAB। तो OCD 40 था तो OAB भी कितना आएगा 40, और दोनों इक्वल किए हुए हैं, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एंगल OAB हमसे इन्होंने पूछा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज 8.1 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।